The journey of 1,000 miles begins with one step. कुछ बड़ा हासिल करने के लिए ना शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे किस तरीके से आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमारी कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स की नींव रखी, यानी 5 ईयर प्लान्स की नींव रखी। 5-5 सालों के अंतराल में हर 5 साल का क्या बनता था, प्लान बनता था, यानी 5 ईयर प्लान्स। तो आज का जो हमारा फोकस होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, दैट विल बी अपॉन द फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन के जो वीडियो मैंने आपसे डिस्कस की थी, प्लानिंग कमीशन ने किस तरीके से 5 ईयर प्लान की नींव रखी और उसकी क्या क्या खास बातें थी, कंट्री में कितने 5 ईयर प्लान्स बने, कब शुरुआत हुई, आखिरी 5 ईयर प्लान क्या था। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, जो वीडियो होगा, वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। थोड़ा आज का जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो पेशेंस रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी जो ये टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान्स को लर्न कैसे किया जाए, यानी हमारे कंट्री में 12th 5 ईयर प्लान बने तो 12th 5 ईयर प्लान के अलग अलग डेट्स हैं, तो इसे कैसे करके अपने दिमाग में रखें, लर्न कैसे करें। तो बहुत ईजीएस्ट वे में हम इसे लर्न करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1950 में 15 मार्च 1950 का वो टाइम था जब प्लानिंग कमीशन को लॉन्च किया गया, और 1951 में प्लानिंग कमीशन एक्शन में आया और उसी दौरान पहला हमारा 5 ईयर प्लान बना। यानी हमारे कंट्री में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारे कंट्री में बना था, वो कब बना था? 1951 टू 1956। अब कैसे लर्न करें, हमें पता होना चाहिए जब भी जो प्लान बनता है, 5 ईयर प्लान बनता है, उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाए जाते हैं। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब इसे लर्न कैसे किया जाए, इसे लर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, 1951 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1956। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लर्न करना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। उसी तरीके से हमारे जो हैं उसी तरीके से सारे 5 ईयर प्लान्स को हम लर्न करेंगे। तो दोबारा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, और इसमें हमने +5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 1956। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 +5 कर दिया तो कितना हो गया, 1961। क्लियर हो गया है ना, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 5 ऐड कर दिया तो 1961 हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। नाउ थर्ड 5 ईयर प्लान अगेन 1961 पे हम 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1966। तो इस तरीके से हमारे कंट्री में 3 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हुए। कब तक, 1966 तक। अब क्या हुआ, 3 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली हमने, 3 साल का 5 ईयर प्लान बनाया। अब थोड़े से हमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो ये 3 5 ईयर प्लान बनाने के बाद कंट्री में जो है 3 इयर्स का क्या हुआ, हॉलीडे हुआ। इसके बाद 5 ईयर प्लान नहीं बने 3 साल तक। और इस 3 ईयर हॉलीडेज को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जो है एनुअल प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनुअल प्लान। यहां तक क्लियर हो गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 देन 1966। उसके बाद 3 5 ईयर प्लान बनने के बाद, 3 साल मेहनत करने के बाद 3 साल की छुट्टी बनती है, 3 साल की छुट्टी हमें मिली, एनुअल प्लान इसे कहते हैं। अगेन अब जो है 4th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं।
फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब देखो भाई 1966 से लेकर 1966, 67, 68 है ना, ये 3 साल हमें छुट्टी मिली। अब जो है जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट होता है 1969। अगेन इसमें 5 ऐड कर दो तो कितना होता है 69, 70, 71, 72, 73, 74। तो 1969 से लेकर 1974 हमारा क्या था, फोर्थ 5 ईयर प्लान था। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 1978। अब आप बोले कि मैम ये आपने क्या कर दिया, 1974 में तो 5 ऐड करने से 1979 होना चाहिए, यहाँ तो 1978 हो रहा है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिफ्थ हमारा 5 ईयर प्लान बनना था वो जो है 5 साल का नहीं बना, वो सिर्फ 4 साल का हमारा प्लान बना था, यानी 1974 से 1978 तक का प्लान। क्यों बना, क्योंकि हमें अपनी मर्जी चला रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिफ्थ प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है इसे मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसके बाद 2 साल जो है हमने मेहनत की, 2 साल हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, उसके बाद भाई 2 साल की छुट्टी बनती है। फिर जो है इसके बाद 2 ईयर का हमें हॉलीडे दोबारा मिलता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एनुअल प्लान कहेंगे। क्लियर हो गया। दोबारा हम समझते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल की छुट्टी मनाने के बाद हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है वो होता है 1969 से 1974। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक रहा, 4 साल का प्लान रहा। क्यों रहा, क्योंकि यहाँ मैं अपनी मर्जी चला रही हूँ। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ मैंने अपनी मर्जी चलाई है। क्यों चलाई है ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान के बाद हमने दोबारा 2 साल की क्या ली, छुट्टी ली, जिसे हम एनुअल प्लान कहते हैं। अब जो है एनुअल प्लान लेने के बाद 78, 79, 80, अब जो है जो नेक्स्ट हमारा प्लान बनता है उसे हम स्टार्ट करेंगे। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। तो जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ हमारा 1982, इसमें +5 कर दो तो कितना हो जाएगा 1985। क्लियर हो गया। एंड सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 में 5 ऐड कर दो तो 1990। अगेन 2 साल का 5 ईयर प्लान बनाने के बाद हमने क्या ली, दोबारा से 2 साल की छुट्टी ले ली। क्या ले ली, 2 साल की छुट्टी, एनुअल प्लान जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया। सिक्स्थ प्लान 1980 से 1985 तक चला। सेवेंथ प्लान 1985 से टिल 1990 तक चला। और इसके बाद 2 साल की हमने छुट्टी ले ली। और जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान बनेगा दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा जितने भी प्लान रहे 5 ईयर प्लान, उस दौरान हमने कोई भी छुट्टी नहीं ली। और जैसा कि हमारा जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 टू 1990, तो हम सिर्फ इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम सिर्फ 7th 5 ईयर प्लान को ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्लान्स होंगे उसको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारा ये 5 ईयर प्लान है वो सिर्फ हम 7th 5 ईयर प्लान तक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरा एंड हो गया हमारा 1990 तक। बात क्लियर हो गई। आपको प्लान 5 ईयर प्लान किस तरीके से लर्न करना है, इसका टाइम पीरियड क्या है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने बनाई 3 साल तक, उसके बाद 3 साल की छुट्टी ली। उसके बाद हमने 2 साल के 5 ईयर प्लान 2 साल हमने दोबारा 5 ईयर प्लान बनाए, उसके बाद 2 साल की छुट्टी ली। देन अगेन हमने 2 साल तक 5 ईयर प्लान बनाए, देन अगेन हमने 2 साल की छुट्टी ले ली। और इसके बाद अब कोई छुट्टी नहीं ली, हम अपने काम में बिजी हो गए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 5 ईयर प्लान को ट्रिकली लर्न करना है। ओके, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पेशेंस रखना, ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
वीडियो थोड़ी सी आज की लेंथी होने वाली है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसकी शुरुआत होती है 1951 टू 1956। अब जैसे कि हमें पता था, हमें आज़ादी मिली 1947 में। जब हमें आज़ादी मिली तो मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे सामने शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की प्रॉब्लम थी, भूखमरी थी। ओके, तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो कौन से एरिया में रहा होगा, कौन से फील्ड में रहा होगा। वो जो फील्ड था वो था फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करने की बात की गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है डेवलपमेंट करने की बात की गई। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं तो हम क्या चाह रहे होंगे कि अब फूड ग्रेन्स में हमें क्या हो, फूड ग्रेन्स में हम क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट विद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कंट्री में जो है फूड ग्रेन का शॉर्टेज था। तो जब किसी भी कमोडिटी की शॉर्टेज रहती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके प्राइसेस हमेशा क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, विच लीड टू इन्फ्लेशन। तो यही सिचुएशन हमारे सामने थी। तो इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, यानी फूड ग्रेन में अपने आप को क्या करना, सेल्फ सफिशिएंट करना, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को क्या करना, कंट्रोल करना इस स्ट्रैटेजी के दौरान। और इसी प्लान के दौरान यही 1951 टू 1956 में एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए और अपने सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमारे कंट्री ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स किए। लैंड रिफॉर्म्स को हम जो है क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको हम आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में लैंड रिफॉर्म क्या था, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या था। पर अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो ही ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जब जो है लैंड रिफॉर्म किया गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया। जो हमारे जमींदारी सिस्टम्स थे और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और लैंड से रिलेटेड जो भी बहुत बैकवर्डनेस था और जो भी बेकार पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज को ओवरकम करने के लिए लैंड रिफॉर्म किया गया, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसका मेन जो फोकस था वो क्या था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन विद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इसी दौरान जो है लैंड रिफॉर्म किया गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया। और जो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल था ना, ये हमने हेरोल्ड डॉमर, यहाँ पे मैं इकोनॉमिस्ट का नाम आपको बता रही हूँ, हेरोल्ड डॉमर। ये क्या है, ये दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, हेरोल्ड डॉमर। ये इन्होंने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स बनाए हैं। तो इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल था, तो इनके इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे ही हमने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान की क्या रखी थी, नींव रखी थी। आई होप यू गॉट इट, सो यू नाउ नोट डाउन इट। नाउ मूव टू दी सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसके बाद जो है हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये फीचर्स है ना 5 ईयर प्लान के, ये 1 मार्क में, ये देखो बहुत ज्यादा, हमें ऐसा नहीं कि आप जो है ऊपर से इसको स्टडी करोगे, डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या खास बात थी फर्स्ट 5 ईयर सेकेंड 5 ईयर, मतलब हर एक 5 ईयर प्लान की क्या खास बात थी, हमें इसे अच्छे से देखना पड़ेगा। क्योंकि 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 1 वर्ड में जो है पूछे जाते हैं, इसीलिए। तो बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 1961 तक रहा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्लान। सबसे पहली बात तो जो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान की नींव जिसने रखी, जिस बंदे ने इस प्लान की नींव रखी, उनका नाम क्या था, पीसी महालनोबिस। यस, पीसी
महालनोबिस। जब मैंने प्लानिंग कमीशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पीसी महालनोबिस का जिक्र किया था। मैंने बोला था इस नाम को रट लेना, दिमाग में रख लेना। यस, तो पीसी महालनोबिस एक तरीके से आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान माने जाते हैं और इनको आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान को ही रियल प्लानिंग ऑफ इंडिया माना जाता है। बात समझ आई? एंड पीसी महालनोबिस स्ट्रैटेजी, और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना, इसको हम पीसी महालनोबिस स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। पीसी महालनोबिस बहुत बड़े स्टैटिशियंस थे और इनके बर्थडे पे ही जो है स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये है पीसी महालनोबिस जिन्होंने जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान की नींव रखी। अब इन्होंने किस तरीके से, मतलब इस सेकेंड 5 ईयर प्लान की क्या खास बात थी, इन्होंने क्या कहे सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। पीसी महालनोबिस ने बोला कि भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रायोरिटी दे दी, उसमें जो है हमने डेवलपमेंट करने की बात कही। अब जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। अगर हमें अपने कंट्री में साउंड बेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी जनरेशन, अगर इन चीज़ों की नींव रखनी है तो इसके लिए ज़रूरी है हैवी इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। कंट्री में डेवलपमेंट करना है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री से ही काम नहीं चलने वाला है। हमें हैवी इंडस्ट्री यानी कैपिटल गुड इंडस्ट्री की नींव रखनी पड़ेगी। यानी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो फोकस है वो किस में था? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्राम ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज यानी कैपिटल इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, किसकी जगह में? इन प्लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे कंट्री में आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद भी जो है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज तो थी ही, जैसे सोप इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज, इस तरीके की इंडस्ट्रीज थी, हल्की फुल्की इंडस्ट्रीज थी। लेकिन हमारे कंट्री में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। हमें जो है दूसरे कंट्री पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, मशीन प्रोडक्ट्स के लिए, आयरन, स्टील, इस तरीके के जो हैवी प्रोडक्ट है वो हमें खासकर दूसरे कंट्री पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो पीसी महालनोबिस ने बोला कि भाई हैवी इंडस्ट्रीज की नींव रखी जाए और इस इंडस्ट्रीज में हमें क्या होना है? सेल्फ सफिशिएंट होना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है। बात क्लियर हो गई? तो इसी दौरान 1956-1961 के दौरान पीसी महालनोबिस की इस स्ट्रैटेजी के दौरान ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई। वो क्या हुई? आईपीआर एक्ट 1956, आईपीआर 1956 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 को इंट्रोड्यूस किया गया 1956 में। ठीक है, और जो इसके तहत जो है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बिल्डअप करने की बात कही गई थी। जो ये आईपीआर बनाया गया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956, इसके तहत पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की नींव रखने की बात कही गई थी। तो ये जो आईपीआर एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से टॉपिक होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस ने बनाया था, हैवी इंडस्ट्रीज में फोकस किया था और हैवी इंडस्ट्रीज में फोकस करने की बात कही गई थी। तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जो है कुछ पॉलिसी या कुछ एक्ट बनाया गया होगा, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 था और इसका कंट्रोल किसके हाथों में था? गवर्नमेंट के हाथों में था। यानी ये सेंट्रली प्लान्ड था। क्यों, कैसे था, क्या था, रीजन क्या है इसका, तो ये अलग से हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू गॉट इट। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पीसी महालनोबिस ने बोला कि हम जो है हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स के मामले में क्या होंगे? सेल्फ सफिशिएंट होंगे, मतलब विदेशों पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या बोला होगा कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। इस तरीके का गुड्स जो हम इम्पोर्ट करते थे अब उसको हम ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करेंगे, उस तरीके का गुड हम अपने कंट्री में क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, यानी उस तरीके का सब्सटीट्यूशन अपने कंट्री में बनाएंगे। तो इसी 5 ईयर प्लान के बाद ही हमारी कंट्री का जो पॉलिसी था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, वो किस तरीके का बना? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, यानी जिसे हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो कि हम इंडस्ट्रियल
सेक्टर जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में तब अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो क्लियर हो गया क्या क्या खास बातें थी सेकेंड 5 ईयर प्लान की। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड 5 ईयर प्लान। Okay, now third 5 year plan, third 5 year plan जो कि कब से कब तक रहा, 1961 to 1966, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, इस प्लान के दौरान हमारे कंट्री में सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके बाद इस प्लान के दौरान सेकेंड प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में बने, वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्लान के दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहेंगे। और इस प्लान ने, थर्ड 5 ईयर प्लान ने क्या बोला कि ठीक है हम सेकेंड 5 ईयर प्लान को तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, वो होगा, इम्पोर्टेंस दिया जाएगा कौन से सेक्टर को, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने की बात कही गई और खासकर प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई। किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई, वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई। क्योंकि अभी तक भी इस टाइम पीरियड के दौरान भी हम जो है अनाज के लिए, वीट के लिए, राइस के लिए और खासकर वीट के लिए हम लोग हैवी डिपेंडेंट थे। किस पर, विदेशों में। और खासकर हमारा हैवी इंपोर्ट होता था वीट का, कहाँ से, अमेरिका से। तो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे वीट के लिए। तो इसीलिए इस प्लान में जो मेन फोकस किया गया वो किया गया कि भाई हमारे कंट्री में खुद जो है वीट की प्रोडक्शन होनी चाहिए। और यही वो प्लान है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को एनकरेज किया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कब शुरुआत हुई, कैसे हुआ, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इससे फिर ध्यान रखना है कि थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस किस में था, एग्रीकल्चर सेक्टर में और वीट की प्रोडक्टिविटी में थी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इस प्लान के दौरान कुछ जो है घटनाएं हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 1962 का वो टाइम पीरियड था जब चाइना और इंडिया के बीच में एग्रेशन था, मतलब वॉर वाली सिचुएशन थी। 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रहा था, वॉर हो रहा था, तनाव वाली सिचुएशन बनी हुई थी। तो इसने गवर्नमेंट का ध्यान भटका दिया, मतलब जहां हमारा फोकस वीट की प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की हमारा फोकस उधर था, लेकिन यहाँ पे वॉर के वजह से, चाइना इंडिया के वॉर की वजह से जो हमारा फोकस था वो किधर की तरफ चला गया था, डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ चला गया था। ओके, उसके बाद 1962 के बाद 1965, 1966 वो टाइम पीरियड है जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ। और यही वो टाइम पीरियड है जब कंट्री में सीवर, बहुत भयानक सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, ड्राउट वाली सिचुएशन, सूखा पड़ा। ठीक है, एक तो इंसानों का कहर, दूसरा कुदरती कहर हमारे ऊपर था। 1962 चाइना इंडिया वॉर, 1965-66 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और साथ ही साथ कंट्री में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। तो हमारे कंट्री का अब ध्यान क्या हो गया कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब अकाल पड़ा कंट्री में और भूखमरी हो गई, और भूखमरी वाली सिचुएशन हो गई, इसके वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन भी हो गया। क्योंकि अकाल पड़ा, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन लीड्स टू इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, तो और दिक्कतें हमारी कंट्री को झेलनी पड़ी। और यही वो टाइम पीरियड था जब लाल बहादुर शास्त्री जी की जब वो उनकी मृत्यु हुई। वी डोंट नो अबाउट कि उनकी हत्या हुई या ये एक्सीडेंशियल ये डेथ था, ये क्या था, प्लान था, ये क्या था, जो भी था। तो इसी दौरान जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। उसके तुरंत बाद पॉलिटिकल हलचल हुई। तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनी वो कौन बनी, इंदिरा गांधी बनी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी हमारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो जैसे ही 1966 में वो क्या बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो इसी दौरान जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी,
कंट्री में जो है फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी, ड्राउट की वजह से, ऊपर से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। हम लोग, मैंने आपको बताया, अमेरिका पे डिपेंडेंट थे हैवी इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन के लिए, खासकर वीट के लिए। तो अब हमें क्या करना था, हमें जो है अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, भूखमरी को ठीक करने के लिए हैवी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। किससे? अमेरिका से। अब हैवी इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी भी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। तो दूसरी तरफ हमें फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने पड़ेंगे। और अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया, जिसके पूरी पॉलिटिकल पार्टी उनके अगेंस्ट हुई, लेकिन जो स्टेप उन्होंने लिया वो क्या लिया, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी रुपी। अपने करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया था हमने उस दौरान, डीवैल्यू कर दिया था। डीवैल्यू मतलब जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर देती है, कम कर देती है, घटा देती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन हुआ उस दौरान इंदिरा गांधी जैसे ही आई, क्योंकि हमें क्या करना था, इंपोर्ट करना था। एक तो रीज़न इकोनॉमिकल रीज़न था कि हमें इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमने अपनी रुपी की जो वैल्यू थी उसकी डीवैल्यू किया। और दूसरा रीज़न पॉलिटिकल और एक्सटर्नल रीज़न भी था, अमेरिका हम पे दबाव बना रहा था कि हम अपनी करेंसी को क्या करें, डीवैल्यू करें। ठीक है, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने ये स्टेप लिया। तो जहाँ हमारी करेंसी की वैल्यू $1 रुपी 4 थी, वहाँ घट के कितनी हो गई थी, $1 रुपी 7.57। बात समझ आ गई? तो ये वो कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं थी जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो किस में फोकस कर रहा था। और साथ ही साथ इसी प्लान के दौरान जो है इंदिरा गांधी ने जो हमारे कंट्री का फूड पॉलिसी थी ना, उस फूड पॉलिसी में चेंजेस लाने की बात की थी। यानी वो एक ऐसी फूड पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के तहत जो सफिशिएंट एरिया होते हैं जहाँ पे सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है, वहाँ से दूसरे इलाकों में सप्लाई करने पे हैवी रिस्ट्रिक्शन था। तो इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि क्या होना चाहिए, यूनाइटेड एक्शन ऑन फूड होना चाहिए। तो ये उन्होंने वर्ड बोला था, यूनाइटेड एक्शन ऑन फूड। तो इस तरीके की, चलो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिलहाल आप ये देख लीजिए। सो दिस वाज अबाउट योर थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल की हमने छुट्टी ली, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की। I'm very sorry for this. Okay. अब जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान की हम बात कर रहे हैं। 3 साल की छुट्टी के बाद 1969 टू 1974 हमारा जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान चला। फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान इंदिरा गांधी ही हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। जो मेन फोकस किया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान पे वो था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बात की गई। कैसे किया जाए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ? इन्होंने बोला हाई यील्डिंग प्रोजेक्ट्स का यूज किया जाए। क्या किया जाए? हाई यील्डिंग प्रोजेक्ट्स का यूज किया जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर कंट्री में जिन जिन इलाकों में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ये कहा गया कि कुछ ही इलाकों में नहीं होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पूरी कंट्री में होना चाहिए, पूरे इलाकों में होना चाहिए। तो यानी HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो टॉपिक होगा उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो HYV सीड्स का यूज करने की बात की गई ओवर लैंड रिफॉर्म। मतलब लैंड रिफॉर्म जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने के लिए लैंड रिफॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो उस लैंड रिफॉर्म से कुछ खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। तो इसीलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि भाई लैंड रिफॉर्म से ज़्यादा ध्यान हमें किस पे देना चाहिए,
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए, यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से ज़्यादा ध्यान हमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म यानी HYV सीट्स या टेक्नोलॉजीज पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है मेन फोकस था हमारा 4th 5 ईयर प्लान का, ठीक है। लेकिन 4th 5 ईयर प्लान पे भी जो है 4th 5 ईयर प्लान के दौरान भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। पहली घटना 1971 क्या है? 1971 का वो टाइम था जब इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, जब देखो पाकिस्तान और इंडिया का वॉर ही था, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ 1971 के दौरान। अब यहाँ हम इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बात कर रहे थे, वहाँ इस वॉर के वजह से हमें एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ा, हैवी इंपोर्ट करना पड़ा अपनी आर्मी के लिए। दूसरी जगह 1973 का वो टाइम पीरियड था जब क्या हुआ, ऑयल शॉक, यानी ऑयल एंड पेट्रोलियम के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एज वी नो वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। आज के टाइम पे भी और उस टाइम पे भी हम लोग ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। लेकिन 1973 के दौरान ऑयल शॉक हुआ, मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, क्योंकि गल्फ कंट्री में तनाव थे, तो तनाव के चलते वहाँ उन्होंने जो है इनके प्राइसेस बढ़ा दिए थे, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। एक तरफ तो वॉर के दौरान हमें एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करने पड़े, हैवी इंपोर्ट करने पड़े। दूसरी तरफ वैसे ही हम लोग हाई इंपोर्ट कर रहे थे क्रूड ऑयल को, अब प्राइस और महंगे हो गए, अब दोबारा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स जो हमारा इंपोर्ट बिल था, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत इंक्रीज हो रखा था, जिसकी वजह से इस दौरान जो है 1980 तक आते आते हमें जो है क्या हुआ, फॉरेन करेंसी में हमें क्राइसिस होने लगा, इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा होती है, उसकी हमें कमी होने लगी, शॉर्टेज होने लगी, उसमें क्राइसिस होने लगी। तो क्लियर हो गया 4th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस किस में था और क्या क्या घटनाएं घटी 4th 5 ईयर प्लान के दौरान। ओके, अब बात करते हैं 5th 5 ईयर प्लान की। Fifth 5 year plan is also very very important. तो 5th 5 year plan जो कि मैंने बताया कि 5 ईयर नहीं था, ये सिर्फ 4 ईयर था, क्योंकि मैंने अपनी मनमर्जी चलाई थी 1974 to 1978, क्योंकि इस प्लान के दौरान मिसेस इंदिरा गांधी जी ने कंट्री में इमरजेंसी घोषित कर दिया था। 3 साल की इमरजेंसी लगा दी थी कंट्री में। इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड था वो था 25 जून 1975 से लेकर 1977, 3 साल तक की इमरजेंसी हमारी कंट्री में रही। इसीलिए इस दौरान जो है सिर्फ 4 ईयर का ही प्लान बना। ओके, लेकिन जो मेन फोकस था इस प्लान पे, वो फोकस किस पे था, ओके, तो जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो क्या था, बेसिक नीड्स प्रोग्राम, बेसिक नीड्स प्रोग्राम, बेसिक नीड्स प्रोग्राम, यानी गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ जो है मेन मुद्दा था, मेन फोकस था 5th 5 ईयर प्लान का, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने अपने कैंपेन के एक स्पीच के दौरान एक बात कही थी कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, आप क्या कहते हैं। तो मतलब उनका जो मेन
फोकस था वो क्या था, गरीबी हटाओ की तरफ था। तो इसीलिए 5th 5 ईयर प्लान का भी जो हमारा मेन मुद्दा था, मेन फोकस था वो क्या था, बेसिक नीड्स प्रोग्राम टू रिमूव दी पॉवर्टी। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने भी हमें सजेस्ट किया था, हमें बोला था कि भाई आप जो है पीसी महालनोबिस की स्ट्रैटेजीज मत अपनाओ। आपके कंट्री में अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले आपकी कंट्री में आपको ज़रूरत है कि गरीबी हटाओ। तो इसीलिए हम लोगों का मेन मुद्दा 5th 5 ईयर प्लान का क्या हुआ, बेसिक नीड्स प्रोग्राम, गरीबी हटाओ। बात क्लियर हो गई। तो 1974 से 1978 के दौरान कंट्री में इमरजेंसी लगी, मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, जिस प्लान का मेन फोकस क्या था, बेसिक नीड्स प्रोग्राम, गरीबी हटाओ। क्लियर हो गया। अब जब जो है इमरजेंसी लगी कंट्री में, तो इसके बाद जो 6th 5 ईयर प्लान था, मैंने बताया था ना कि क्यों ये 2 साल का हॉलीडे था। ये 2 साल का 5th 5 ईयर प्लान के बाद 2 साल का हॉलीडे इसीलिए था क्योंकि इमरजेंसी की वजह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें काफ़ी हलचल थी। जैसे ही 6th 5 ईयर प्लान बना कंट्री में, जब कंट्री में 6th 5 ईयर प्लान बना, 6th 5 ईयर प्लान बनता है हमारा 1980 to 1985। इस दौरान हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब मोरारजी देसाई ने भी जो 5th 5 ईयर प्लान का जो मुद्दा था उसे क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, उनका फोकस भी क्या था, बेसिक नीड्स प्रोग्राम यानी गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी की उन्होंने बात की थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की उन्होंने बात कही थी। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम जो है क्या करेंगे, अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही अल्टरनेट सोर्स को तलाशेंगे। किसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। किसके लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। बात क्लियर हो रही है। 6th 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से 1985 तक चला, इस प्लान के दौरान मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनका जो मेन फोकस था वो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था ही। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान को इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात इन्होंने कही, और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हम डोमेस्टिक अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढेंगे, तलाशेंगे क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। सो दिस वाज अबाउट 6th 5 ईयर प्लान। ओके, एंड लास्ट एंड 7th 5 ईयर प्लान जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज जो 7th 5 ईयर प्लान है हमारा, 7th 5 ईयर प्लान 1985 से लेकर 1990। अब क्या हुआ, और इस टाइम पे राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में थे। इस प्लान के दौरान क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था, जो 2nd 5 ईयर प्लान था उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कही थी। तो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रैटेजी थी वो हमारे 1980 तक आते आते फेल हो गई थी, क्योंकि उस पॉलिसी के दौरान हम क्या कर रहे थे, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे और हम अपनी कंट्री में ही हैवी गुड्स और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे नहीं। तो एक्सपोर्ट करने लायक तो हमारे गुड्स इतने अच्छे थे नहीं, फाइन क्वालिटी के, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी कम हो गए। ठीक है, जब हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम हो गए तो कंट्री में हमारे फॉरेन करेंसी की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, क्राइसिस हमें फील होने लग गए। हाँ, उस दौरान हमारे कंट्री की ऐसी स्थिति थी कि हमारे पास सिर्फ 14 डेज का ही फॉरेन करेंसी हमारे पास थी एसेंशियल इंपोर्ट्स करने के लिए, यानी एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 14 दिन तक के लिए ही क्या थी, फॉरेन करेंसी थी। हमारी ये स्थिति आ गई थी।
वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमें सजेस्ट कर रहे थे कि आप क्या करो, अपने जो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, जो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है, और जो हमने IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 के तहत पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को ही सेटअप करने की बात करी थी, और मतलब हैवी रिस्ट्रिक्शन ओवर द इंडस्ट्रीज जो हमने अपनी पॉलिसी अपनाई थी, जो हैवी लाइसेंसिंग पॉलिसी हमने अपनाई थी, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सारी पॉलिसीज़ के वजह से हमारे कंट्री में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में करप्शन हो रहा था, फेलियर हो रहे थे, और साथ ही साथ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से हमारे फॉरेन करेंसीज बिल्कुल ख़त्म से हो गए थे कंट्री में। इसकी वजह से कंडीशन ये थी कि हमें अब ये ज़रूरत पड़ने लगी कि हम क्या करें, अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा चेंज करें, यानी फोकस करें हम, और क्या करें, हमें लिबरलाइज करने की ज़रूरत पड़ी, लिबरलाइज ऑन इम्पोर्ट्स, यानी हमें अपने इम्पोर्ट्स में थोड़ी सी छूट देने की ज़रूरत पड़ी। जहाँ हमारे इम्पोर्ट में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से इम्पोर्ट में हैवी रिस्ट्रिक्शन था, वहाँ ये बात की गई 7th 5-year प्लान के दौरान कि अपने इम्पोर्ट्स में हम क्या करें, थोड़ी सी छूट दें, लिबरलाइज करें अपने इम्पोर्ट्स को। ठीक है, साथ ही साथ हमने जो है प्राइवेटाइजेशन की बात की। किसकी बात की? प्राइवेटाइजेशन की बात की, प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्रीज। जहां मैंने आपको बताया था कि जो IPR पॉलिसी थी, जो हमारी IPR पॉलिसी थी 1956 वाली, इसके तहत कंट्री में से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही इस्टेब्लिश किए गए थे ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारे हमारे जो अंडरटेकिंग्स थी वो रिजर्व थी, प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर हैवी जो है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहता था, उनमें काफ़ी हैवी रिस्ट्रिक्शन था, टफ लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, जिसके चलते कंट्री की हालत बहुत बेकार हो रही थी। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया, और 7th 5-year प्लान का जो मुद्दा हुआ वो ये हुआ कि प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए, किसको? इंडस्ट्रीज़ को। सो दिस वॉज द मेन फोकस ऑफ 7th 5-year प्लान। और इस तरीके से हमारे 1950 से लेकर 1990 तक के जो 5-year प्लान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और ये मेन फीचर है हमारे 5-year प्लान के। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि ये जो 5-year प्लान हमने बनाए थे, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेन गोल्स क्या थे, और साथ ही साथ अब हम बिल्कुल सीरियल वाइज क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने जो है 1950 से 1990 तक क्या चेंजेस किए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ बनाए, उसी तरीके से हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या किए, ये IPR पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हम देखने को मिलेंगी, और किस तरीके से 1990 तक आते आते हमारी इंडस्ट्रीज़ का हाल रहा। एंड फाइनली वी विल सी ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ थी, फॉरेन ट्रेड क्या था, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या हिसाब किताब थे। तो ये हमारे आगे के टॉपिक होने वाले हैं। तो फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक था दैट वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ 5-year प्लान। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड वेरी वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, थोड़ा सा बोर्ड का दिक्कत हो रहा है। आई प्रॉमिस टू यू कि मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.